अगर ये एनर्जी कहाँ से आई, ये चीज़ समझ आ गई ना, तो आगे चीज़ें क्लिक कर जाओगे। क्या क्लिक कर जाओगे? इसके बाकी फैक्टर, क्वांटम अनसर्टेनिटी, न्यूट्रिनोस इन बीटा डिके, ठीक है जी, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बीटा नेगेटिव डिके होगा, उसमें जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो कहाँ से निकल के आती है, और बीटा पॉजिटिव डिके में जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी या क्यू वैल्यू कहते हैं, ये कहाँ से निकलती है, आपको समझ आएगी ये बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? आज हम पढ़ेंगे एनर्जीज फॉर अल्फा एंड बीटा डिके। लेकिन इसका पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, उसके ऊपर बात कर चुके हैं, जिसके ऊपर हमने बात की थी एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, यानी बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, वहाँ हम बात कर चुके थे। लेकिन जहाँ अब बात करने वाले हैं एनर्जी फॉर बीटा डिके, यानी कि बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऐसे आम खास बात नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक एसएलओ का आंसर भी मिल जाएगा। इसका पहले पार्ट में बताऊंगा एट द एंड कि कैसे लिखा जाएगा इसको, कि एसएलओ है आपका, एक्सप्लेन करो अल्फा के पास डिस्क्रीट एनर्जी है, लेकिन बीटा के पास कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी होती है ड्यू टू एंटी न्यूट्रिनोस। तो इसकी बात को भी हम गहराई से समझेंगे, अगर वहाँ पढ़ लिया तो ये चीज़ खुद ही क्लियर हो जाएगी। तो अब बात करने वाले हैं हम बीटा पार्टिकल, एनर्जी फॉर बीटा पार्टिकल। किसके ऊपर बात कर रहे हैं जी? एनर्जी फॉर बीटा पार्टिकल, कि बीटा पार्टिकल के पास एनर्जी क्या होगी। सोचो अगर ऐसा मैं कह दूँ तो इससे पहले वाला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, एक काफ़ी सारा उसके साथ लिंक करता है इसका आंसर भी, तो आप वो वाले भी देख लें। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है, तो आप यहाँ देख लें। तो अब बात करते हैं किसी एक रिएक्शन से ही। अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये पोर्शन शुरू हो रहा है आपके जो एनर्जी फॉर अल्फा एंड बीटा डिके है, उसके अगले पेज में आपके पास आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो एनर्जी कंजर्व हो रही है किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए, वो तो बात की हुई है। लेकिन उसके नीचे देखोगे तो कहा हुआ है कि बीटा पार्टिकल की कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी होती है। वहाँ से हम बात शुरू कर रहे हैं, यानी कि नीचे दिया होगा आपके पास क्वांटम अनसर्टेनिटी, न्यूट्रिनोस इन अल्फा बीटा डिके, ये चीज़ वहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वांटम अनसर्टेनिटी है, न्यूट्रिनोस इन अल्फा डिके है, ये चीज़ें आपके पास किस कैटेगरी में आती हैं, यानी कि एनर्जी फॉर बीटा पार्टिकल की कैटेगरी में आती है, कि वो बताती है बेसिकली बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या है, वो चीज़ें वहाँ एक्सप्लेन हो रही। तो वो हम वहाँ से शुरू करते हैं, एक रिएक्शन से शुरू कर रहे हैं बेसिकली। तो कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी होती है फॉर बीटा पार्टिकल के लिए। तो नोट्स मैंने इसके लिखे हुए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो क्या कहने जा रहे हैं कि अगर एक रिएक्शन से शुरू करो, देखो कार्बन 14 था वहाँ पे मैंने यूरेनियम की रिएक्शन बार बार दी है, ताकि यूरेनियम वाली बात आपको याद रहे पिछली बार रिएक्शन में। तो क्यों, जब आप वैल्यूज़ के साथ चीज़ें करते हो तो वो एक कंसेप्ट भी बनता है, वो समझ भी अच्छी आने लगती है, क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ नहीं है बुक में, तो इससे आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत मसला हो सकता है। तो ये मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ यहाँ पे। 14 कार्बन 14 है, और इससे बनता क्या है? नाइट्रोजन बनता है, और इस नाइट्रोजन का एटम बन गया, प्लस आपके पास कोई भी, ये बीटा नेगेटिव डिके है। ये कार्बन 14 किस केस में आता है? बीटा नेगेटिव डिके। भाई जिसने बीटा डिके अल्फा डिके नहीं पढ़ा तो वो भी पढ़ ले, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो बहुत ईजी लगेगा ये चीज़ कि ये बीटा डिके की है। तो यहाँ पे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा होता है, और ये बीटा नेगेटिव डिके होगा। इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखो या बीटा माइनस लिख सकते हो ना। प्लस आपके पास एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है, प्लस आपके पास क्यू वैल्यू यानी कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकलती है। अब पिछले वाली बात में हमने कही थी कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी किस वजह से निकलती है, यहाँ भी हम करने वाले हैं कि किस वजह से निकलती है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। अब आ जाओ, अब क्या तुक बनती थी कि ये इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें? इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह यह है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। बीटा नेगेटिव डिके के केस में, पॉजिटिव डिके में उल्टा होता है। क्या होता है जी? न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, प्लस ये आपके पास बीटा डिके होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी इमिट होता है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। ये आपने पढ़ चुके होंगे पीछे, आपको पता है। फिर मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर बात की थी कि ये चीज़ ये इमिट हो रहा है, क्या इमिट हो रहा है? ये बीटा नेगेटिव या बीटा नेगेटिव पार्टिकल बोलो या इसको इलेक्ट्रॉन बोलो, ये क्यों इमिट होता है? टू कंजर्व चार्ज। यस, किस लिए इमिट होता है? ये
कंजर्व चार्ज, यानी चार्ज को कंजर्व करने के लिए एमिट हुआ है कौन, बीटा नेगेटिव डीके। और दूसरी तरफ ये क्यों एमिट हुआ, ये बात भी मैंने वहां कही थी। अब ये कंजर्व कैसे कर रहा है चार्ज को, ये बात भी मैंने वहां कही थी। लेकिन फिर देखो, फिर भी बता रहा हूं कि यहाँ पे मेस 1 होता है न्यूट्रॉन का और ये 0 होता है, ठीक है जी, एटॉमिक मास 1 और चार्ज 0 होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, इसका चार्ज भी 1 और ये भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1। अब देखो इस तरफ और इस तरफ बराबर होना चाहिए चार्ज। अब देखें यहाँ पर चार्ज टोटल इस साइड पे, रिएक्शन की इस साइड पे एक चार्ज है, यानी कि चार्ज 1 है, नीचे 0 है, यानी कि मास 1 है, नीचे चार्ज होता है ना, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 0 और मास क्या है 1 है। तो इस तरफ चले जाओ, इस तरफ क्या है, इस तरफ आपके पास मास 1 है। देखो इसका मास, इलेक्ट्रॉन को मास होता ही नहीं, तो 0 और 1 ही आ रहा है। इधर देखो +1 है, ये -1 है, तो +1 -1 कितना आएगा 0, तो नीचे 0 बन रहा है, यहाँ पे इस साइड पे भी 0 बन रहा है। इसका तो ये चार्ज लेस मास लेस होता है क्या, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये दोनों यानी कि खत्म होके 0 ही आ रहा है चार्ज, तो चार्ज कंजर्व हो रहा है, यहाँ पे भी मास कंजर्व हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कंजर्व करता है चार्ज को, मास को, कौन, ये जो इलेक्ट्रॉन है या बीटा पार्टिकल है, ये इसलिए एमिट होता है, समझ गए। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्यों एमिट होता है, एंटी न्यूट्रिनो क्यों एमिट होता है, इसके ऊपर भी हमने बात की थी पिछले वाली वीडियो में। ये इसलिए एमिट होता है ताकि ये कंजर्व कर सके, किस चीज़ को कंजर्व कर सके, बोलो जी। अगर जिन्होंने ये चीज़ देखी है तो स्पीड को थोड़ा तेज करें, फिर देखें, आपके लिए वो हो जाएगा, एक रिविजन हो जाएगी। अब ये क्यों एमिट होता है, इसके ऊपर भी हमने बात की थी। ये कंजर्व करता है किस चीज़ को, अब ये डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, हाँ यही तो बात है ना, क्योंकि कंजर्व करता है किस चीज़ को, एनर्जी को कंजर्व करता है, एनर्जी को, स्पिन को, ये वगैरह ये चीज़ों को स्पिन करता है। तो स्पिन को कैसे करता है हम बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमारे बुक में नहीं छड़ी। तो चार्ज एनर्जी कंजर्व होती है, ये बात हम करने वाले हैं यहाँ पे, डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अब एक बात आती है कि ये क्यों एमिट हुआ, ये भी समझ आए, ये क्यों एमिट हुआ, ये भी समझ आए। अब इसके ऊपर हम डिटेल करेंगे, टॉपिक ही इसी के ऊपर है यार, एनर्जी फॉर बीटा डीके। अब हाउ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, यानी कि ये एनर्जी कहाँ से आई, हाउ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, कैसे आई ये एनर्जी कैसे आई, कहाँ से आई, ये चीज़ समझनी है। अगर ये एनर्जी कहाँ से आई, ये चीज़ समझ आ गई ना, तो आगे चीज़ें क्लिक कर जाओगे। क्या क्लिक कर जाओगे, इसके बाकी फैक्टर, क्वांटम अनसर्टेनिटी, न्यूट्रिनोस इन बीटा डिके, ठीक है जी, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी 1 बाय 1, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक कंजर्व हो जाएगी, समझ आ जाएगी आपको। चलो ये कहाँ से आई, इसके लिए देख लो एक चीज़, इसके ऊपर एक गौर करने वाली बात है। इस न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट जहाँ पे हो रहा है ना, इसके ऊपर एक और बात गौर करनी है आपने। क्या बात करनी है सर, चले एक चीज़ देख लो, ज़्यादा नहीं। अब आमतौर पर इन दोनों से ये बात आपके पास साबित हो जाएगी। फॉर बीटा नेगेटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके के लिए क्यू वैल्यू की और से आती है। हाँ यस, मैंने कहा था कि क्यू वैल्यू जो कि पिछले जो अल्फा डिके कहा था, वहाँ पे क्यू वैल्यू कहाँ से आती थी, बाइंडिंग एनर्जी से आती थी। न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी रीअरेंज हो रही थी ना, मैंने बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा है। जब रीअरेंज होती है उस केस में आती है, डिटेल में बात की हुई है, यहाँ वहाँ पे जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, समझ गए हो। और अगर चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाते हो, फिर वहाँ पे भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा लेक्चर, आपका पार्ट 1 करके दिया हुआ है मैंने। अब देख लें, ये बीटा नेगेटिव के लिए, यानी कि वहाँ पे हमने कहा था बाइंडिंग एनर्जी रीअरेंज होती है, चेंज होती है, फिर आपके पास क्यू वैल्यू निकलती है। उसी क्यू वैल्यू का क्या करते हैं, उस क्यू वैल्यू को यूज किया जाता है किसकी, कौन यूज करता है उस क्यू वैल्यू को, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल है वो यूज करता है, डाटर न्यूक्लियाई यूज करता था। और उसमें हमने यहाँ तक बात भी की हुई थी कि अल्फा पार्टिकल जो है ना 98% करता है, डाटर जो है ना 2% करता है। यही चीज़, इसलिए वो एक डिस्क्रीट एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की। वो पोर्शन आप लिख सकते हो इस आंसर में, इस एसएलओ के आंसर में, कि कैसे डिस्क्रीट होती है वो पोर्शन। जहाँ 1 मैंने बात की हुई है, एग्जांपल भी दे के बात की हुई है, ज़्यादा लंबा ना लिखो, इतना लंबा आंसर देने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये लिखो कि भाई बीटा पार्टिकल वो रिएक्शन भी मैंने दिखाया था, किया था, उस रिएक्शन को भी लिखो। और ये भी लिख दो कि अगर लिखते हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल के लिए, तो वो और अच्छा है, वहाँ पे मैंने बात की हुई। और नेक्स्ट बात आप क्या करोगे, बीटा पार्टिकल जो है वो, अल्फा पार्टिकल जो है वो 98% एनर्जी को कैरी करेगा, ले जाएगा, और 2% डाटर न्यूक्लियाई ले जाएगा।
क्यों ले जाएगा ये बात भी कर दो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास बहुत लाइट होता है, डाटर न्यूक्लियाई का मास बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ओरली बातें कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको समझ भी अच्छी आने वाली है। तो खैर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ इस चीज़ पे। तो इस चीज़ पोर्शन का मैं आंसर दे चुका हूँ, क्यों डिस्क्रीट है। अब बात आती है बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्यों कंटिन्यूस है, ये बात भी हम समझेंगे यहाँ पे। अब क्या बात कर रहे थे, बीटा डिके के अंदर, बात सुनना गौर से, बीटा डिके के अंदर की जो क्यू वैल्यू है वो कहाँ से आती है। अब मसला यहाँ पे ये है कि अनसर्टन है भाई, कि कैसे वो है कि जो बीटा डिके है उसमें क्यू वैल्यू कहीं और से आती है, जबकि बीटा पॉजिटिव डिके में क्यू वैल्यू कहीं और से आती है। ये चीज़ समझने की है। बीटा नेगेटिव डिके होगा, उसमें जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो कहाँ से निकल के आती है, और बीटा पॉजिटिव डिके में जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी या क्यू वैल्यू कहते हैं ये कहाँ से निकलती है, आपको समझ आएगी ये बात जब देखें। अब देखें बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव डिके में मैं बात कर रहा था कि ये क्या कहाँ से आई। इसके लिए आपको समझना होगा इन दोनों के मैस, यानी कि न्यूट्रॉन का मैस जो होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मैस ऑफ प्रोटॉन। हाय लाइट चली गई, सारा अंधेरा हो गया, सर नजर आ रहा है, चले कैरी ऑन करूं, चलो कैरी ऑन करते हैं। बीटा नेगेटिव डिके में जो प्रोटॉन है उसका मैस, बीटा नहीं कोई प्रोटॉन है उसका मैस कितना होता है, न्यूट्रॉन, चलो प्रोटॉन के लिखते हैं 1.6726 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg, ये मैस होता है किस चीज़ का, प्रोटॉन का। दूसरी तरफ मैस ऑफ न्यूट्रॉन लीजिए 1.6749 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg रहता है। अब देखें थोड़ा सा फ़र्क है मैस में, थोड़ा सा फ़र्क है कि मैस जो है ना प्रोटॉन का कम है, न्यूट्रॉन का ज़्यादा है। देखो इसका 4 दाहिने, इसका 2 6 है। तो यहाँ से ये बात समझ आई कि मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज़ ग्रेटर देन मैस ऑफ प्रोटॉन। ज़्यादा है ना कि ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा है तो दैट मीन कि जब रिएक्शन हो रहा हो, क्या रिएक्शन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा हो, उस वक्त देखिएगा कि ज़्यादा मैस जाके कम मैस बनता है, क्योंकि मैस डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है जी, मैस डिक्रीजेस, भाई मैस कम हो रहा है, ये अजीब बात नहीं है क्या, कभी गौर नहीं किया, मैस कम हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैस कम क्यों हुआ, यहाँ से न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, बनने से ऐसा थोड़ी ना हुआ कि मैस भी साथ में कम हुआ, भाई मैस कम होकर किधर चला गया। तो ये बात याद रखो कि मैस जो है वो डिसअपीयर हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी। मैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो जी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जस लिखो ये बात, मैस कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, मैस, या और बात लिखते हो तो ये बात भी लिख सकते हो, मैस ऑफ न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, मैस कन्वर्ट्स ड्यूरिंग बीटा नेगेटिव डिके, मैस कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एंड दिस एनर्जी विल अपीयर एज अ क्यू वैल्यू। अब यही एनर्जी क्यू वैल्यू बन जाती है। यस, अब क्यू वैल्यू का क्या होता है कि वो एनर्जी आगे काइनेटिक एनर्जी बना देता है, डाटर न्यूक्लियाई वगैरह का, एंड दिस एनर्जी विल अपीयर, बात कुछ ऐसी है जानो, दिस एनर्जी विल अपीयर क्या होगी, जाहिर होगी, दिस एनर्जी विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ, बोलो जी, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी विल अपीयर एज क्यू वैल्यू। ये लिख दो यार, एस क्यू वैल्यू बोलते हो तब भी ठीक है, डिसइंटीग्रेशन बोलते हो एनर्जी बोलते हो तब भी ठीक है, विल अपीयर एज क्यू वैल्यू, और क्यू वैल्यू जो है ना वो इक्वल हो जाती है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाटर न्यूक्लियाई। अब जगह डाटर यहाँ पे नाइट्रोजन है इस रिएक्शन में, यस, प्लस के ई डी कहेंगे ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा नेगेटिव डिके, बीटा माइनस के, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, बोलो जी, एंटी न्यूट्रिनो को बराबर हो जाती है। यस 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 यस, ये चीज़ को गाढ़ बांध दो, आपकी जो एनर्जी है, अब ये चीज़ क्यू वैल्यू इनकी एनर्जी बन जाती है, तो मतलब एनर्जी बनने से क्या करेंगे, ये मूव कर जाएंगे, हाँ मूव कर जाएंगे, इनकी एनर्जी बनेगी तो इनके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब ये बात हम आगे और डिटेल में करने वाले, क्या क्या हो रहा है, सब चीज़ें समझ आने वाली है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनका फॉर्मूला क्या होगी, ये बातें भी हमने पिछले वाली वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए पिछले वाली वीडियो लेंथी बन दी है, ये समझ आई।
तो वो मैंने कहा था आपके लिए, अगर सुनते हो तो अच्छा, नहीं सुनते तो तब भी मसला नहीं है। तो बस यूँ समझ लो कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी से इनके लिए काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। इतनी बात समझ लो तो बहुत है। चलिए, अब इस बीटा नेगेटिव डिके के लिए ऐसा हुआ। अगर बीटा पॉजिटिव डिके की बात करें, क्या मैं कह रहा हूँ, मिटा दूँ, मिटा दें सर। ये बीटा नेगेटिव डिके में जो क्यू वैल्यू आती है वो कहाँ से आती है? मैस डिक्रीज होता है, इस वजह से आती है। ये बात याद रखो, मैस डिक्रीज। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ नहीं आ रही होती थी कि एनर्जी कहाँ से निकल गई है, आज समझ आ गई। तो चलो अब बीटा पॉजिटिव डिके की बात करते हैं बच्चों। बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है? अब मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, सिंपल। बीटा पॉजिटिव डिके में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, ठीक है। अब ये इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बात की हुई है वहां पे। प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, हो गया न्यूट्रॉन में कन्वर्ट, यस सर। साथ में क्या निकलेगा? पॉजिट्रॉन निकलेगा, +1 कहा जाता है, जिसको बीटा पॉजिटिव कहेंगे। साथ में क्या निकलेगा? न्यूट्रिनो निकलेगा, प्लस क्या निकलेगी? क्यू एनर्जी। लिखते तो ठीक है, ऐसे ही लिख दो। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है भाई, ये फिर से किस चीज़ को कंजर्व कर रहा है? चार्ज को। कैसे कर रहा है? मैंने वहाँ बताया, चार्ज को कंजर्व कर रहा है ये, और ये कंजर्व करेगा एनर्जी को। अब एनर्जी को कैसे कंजर्व कर रहा है वो पिछले भी मैंने नहीं बताया ना आप लोगों को। ये एनर्जी को कैसे कंजर्व करेगा? एनर्जी कंजर्व, ये बात आगे समझ आने वाली बच्चों कहाँ पे पता है? न्यूट्रिनोस इन बीटा डिके वाला पोर्शन में आएगी, लेकिन यहाँ बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे आके ये बात करेंगे ये बात कि एनर्जी कैसे कंजर्व हो रही है। ये आपके बुक में वहाँ पे बात की हुई, तो हम वहाँ पे करेंगे। तो चार्ज कंजर्व ये कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये 1 है इसका मैस, एटॉमिक नंबर भी 1 मैस नंबर। अब इस तरफ भी यही चीज़ हो जानी चाहिए। तो बोलो इसका 1 है, इसका 0 है, मैस 0 होता है। तो अब देखो इधर ऊपर मैस 1 है, तो इस साइड भी मैस 1 होना चाहिए। इनका तो होता ही नहीं, ये बेचारे एकदम अलग है, बस एनर्जी लेने के लिए बैठे हुए हैं कि भाई हम एनर्जी ही लेंगे और मैस से हमें लेना देना नहीं, ऐसा होता है। देखो अब ये क्या है? मैस यहाँ 1 है, इधर भी मैस 1 है, ये तो 0 है, तो बस 1 + 0 1 ही आएगा। और इधर आ जाओ, 1 है, 0 है, 1 है, ओहो 1 0 + 1 1, नीचे भी 1 आ रहा है, तो मतलब चार्ज कंजर्व करवा रहा है। ये कौन कंजर्व करवा रहा है? ये जो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल है या बीटा पॉजिट्रॉन जो है, चार्ज को कंजर्व करवा रहा है। यहाँ एनर्जी कंजर्व करवा रहा है। ये बात हम आगे करेंगे, इसलिए मैं भी यहाँ पे नहीं कर रहा। अब फिर से वही बात कि प्रोटॉन का मैस कम था, न्यूट्रॉन का मैस ज्यादा था, तो मैस ऑफ प्रोटॉन कम है मैस ऑफ न्यूट्रॉन से, या मैस ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है मैस ऑफ प्रोटॉन से, मतलब मैस बढ़ रहा है। यहां से क्या हो रहा है? बोलो जी, बोलो 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 बोल के। मैस इंक्रीजेस, क्या मैस इंक्रीज हो रहा है भाई? मैस कैसे इंक्रीज हुआ? मैस कहां से आ गया? पहले तो आप समझ गए थे कि मैस एनर्जी में कंजर्व हो रहा है, मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैस कहां से आया? एक्स्ट्रा मैस कहां से आया? साइंटिस्ट एकदम मतलब वो हो गए, पागल हो गए भाई, कि कंफ्यूज हो गई कि ये कहाँ से मैस आया ये बात। तो फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो रीअरेंज हो रही होती है। पीछे अल्फा में भी बात की थी। तो यहाँ पे भी जब बाइंडिंग एनर्जी रीअरेंज होती है ना, तो कुछ बाइंडिंग एनर्जी मैस बन जाती है। यस, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है, बीई जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों किस में? एक तो मैस में कन्वर्ट हो जाएगी, यस, जिससे ये प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मैस बन गया। और एक जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे एक और काम भी बनता है, क्यू वैल्यू भी मिल जाती है। यस, तो यानी बाइंडिंग एनर्जी एक एनर्जी है रख रखाई हुई है, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होती है। जब रीअरेंज होता है उस वक्त कुछ बाइंडिंग एनर्जी से अल्फा भी निकलता है, कुछ बाइंडिंग एनर्जी से बीटा भी निकलता है। लेकिन दोनों बीटा पार्टिकल नेगेटिव इससे नहीं बनता, मैं बता रहा हूँ। नेगेटिव जो बीटा डिके में, नेगेटिव बीटा डिके है ना, या बीटा नेगेटिव है, उसमें जो क्यू वैल्यू है वो किससे आती है? मैस के डिक्रीज होने से, यानी कि न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्ट होने से। बात समझ आ रही है? पीछे भी बात की थी। अब आ जाओ, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होगी। जिस तरह अल्फा पार्टिकल में बाइंडिंग एनर्जी रीअरेंज होगी, किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैस में नहीं होता था, क्यू वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती थी। तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी दो चीजों में कन्वर्ट हो रही है, एक तो मैस बना रही है बाइंडिंग एनर्जी, और दूसरी तरफ क्यू वैल्यू भी बन रही है। अब समझ आ गई इतनी बात? वैसे बहुत वो गहरा टॉपिक है, इसमें मजीद हम नहीं जाएंगे। आप ऑलरेडी परेशान हो चुके होंगे, पता नहीं सर कैसे कैसे जगहों पे चले गए।
अब आ जाओ क्यू वैल्यू। अब इसके लिए भी जो क्यू वैल्यू है बच्चों, इसके लिए क्यू वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाटर, ये क्यू वैल्यू, ये वाली क्यू वैल्यू, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। इसमें भी ये बात हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक, भाई जो भी हो प्रोडक्ट में जो क्यू वैल्यू है वो तीन चीज़ों को मिलनी है, डाटर को मिलनी है और बीटा पार्टिकल को मिलनी है, न्यूट्रिनो को मिलनी है। देखो न्यूट्रिनो दो तरह के, अब इन दोनों को जनरल करके लिख सकते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को जनरल करके लिख सकते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं जनरल। अब बुक वाली तरफ आऊंगा मैं, टेंशन मत लो, जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूँ, इनके दरमियान में लिख रहा हूँ, दरमियान में मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ इनकी, जनरल स्पेलिंग देख लो। जनरल फॉर्म क्या बनेगी, जनरल फॉर्म बनेगी बच्चों, तो डाटर ही होता है, जो भी हो बेटी ही होती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, मैं बी लिखूंगा, खाली बी लिखूंगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो एन लिखूंगा। क्यों सर, ऐसा क्यों आपने इनके साथ बेवफाई कर दी, इनको हटा दिया आपने। देखो अगर मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, तो इसका मतलब है बीटा नेगेटिव भी हो सकता है या बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये बात समझिए, क्योंकि यहां पे देख लो ना बीटा नेगेटिव है, तो मैं जनरल इसको लिख रहा हूं ताकि मुझे बार बार ये चीज़ अलग अलग करके यार वो हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही समझूंगा इनको। अब मैंने बता दिया दोनों में क्यू वैल्यू कहाँ से आती है, अब ये वैल्यू समझ आ गई ना क्यू वैल्यू, तो आगे ये आपको बहुत मदद देगी कि जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझेंगे, जब आप न्यूट्रिनोस समझेंगे, न्यूट्रिनोस इन बीटा डिके, ये टॉपिक्स में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बड़े कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, कुछ भी कख नहीं समझ आता है। तो न्यूट्रिनो में क्या आएगा बोलो जी, न्यूट्रिनो भी दो तरह के, यानी कि एंटी न्यूट्रिनो या एन लिख दिया मैंने सिंबल, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है बोलो जी, खाली न्यूट्रिनो, ये दोनों मतलब है। तो ये जनरल रिएक्शन है, इसको जरा स्टार करके छोड़ दो, मैं मिटा दूंगा, आप अपने पेज पे छोड़ दो इसे स्टार करके, क्योंकि ये आगे हम बात करेंगे जब न्यूट्रिनोस इन बीटा डिके आ जाए या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाए, वहाँ हम ये बात करने वाले हैं, तो बने रहें। अब बुक की तरफ आते हैं, चुप करके सुनते रहो, सही है, बुक की तरफ आते हैं। बुक की तरफ बुक वाला क्या कहता है, इस तरफ देख लें। बुक वाला कहता है कि भाई जो एनर्जी है, मिटा रहा हूँ ठीक है, बुक वाला कहता है कि जो एनर्जी है बीटा पार्टिकल की, वो एनर्जी कंटिन्यूअस है, हम मान के चलते हैं, सही है। एसएलओ का आंसर भी मिलेगा अभी, पहला पोर्शन तो आपका पीछे हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैं उस पहले पोर्शन में इतनी वो बात नहीं करता, ठीक है, पहले पोर्शन के साथ में इतना वो नहीं करता। तो बुक में क्या कह रहा है, बुक में जो आपकी बुक है उसके हिसाब से बुक में क्या कहती है, बुक कह रही है कि भाई जो एनर्जी है बीटा पार्टिकल की वो प्रोबेबिलिस्टिक है, कि प्रोबेबिलिटी पे बेस करती है, कब बीटा पार्टिकल में कितनी एनर्जी आएगी ये प्रिडिक्ट करना नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल है। तो बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो वाइड रेंज में सेपरेट होती है, मतलब कभी क्या। अब आपको कंफ्यूज, अभी ये लेटर समझ आएगी आपको। तो क्या कह रहा है कि बीटा पार्टिकल एनर्जी क्या है, बीटा पार्टिकल्स बोल रहा है और प्रोबेबिलिस्टिक इन क्वांटम नेचर, ऐसा बोला हुआ कुछ, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स की स्पेलिंग देख लो। तो फिर क्या कह रहा है कि बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी है, एनर्जी सेपरेट होती है इन वाइड रेंज, बड़े पैमाने पे। वाइड रेंज का क्या मतलब है, कुछ भी आ सकता है, अनसर्टन है। अब क्यों, एंड इस वजह से, सेपरेट होने की वजह से कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम बनती है। क्या बनती है, ये बातें कर रहा है बुक वाला कंटिन्यूस। अब सर आप बुक पे आ गए लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रही है, क्या बात कर, आगे समझ आएगी। कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम, अब ये बातें मैंने आगे की है, करके गया हूँ ये पहले, ये आगे की काम आएगी इसलिए कराए। कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाता है, तो कैसे बनाता है, तो कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस एनर्जी रेंज होती है बीटा पार्टिकल्स के अंदर। अब ये कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम को समझने के लिए बहुत से फैक्टर्स हैं, ड्यू टू विच
बीटा पार्टिकल इज कंटिन्यूस इन नेचर। फैक्टर्स हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, तो मेनी फैक्टर्स हैं, तो सेवरल फैक्टर्स विच आर गिवन टू यू ऑन विच एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल डिपेंड्स। सबसे पहले है क्वांटम अनसर्टेनिटी है, बोलता है ये क्वांटम मैकेनिक्स की गलती है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। CQUN क्वांटम अनसर्टेनिटी, क्या मैं बोलूं, क्वांटम अनसर्टेनिटी है बोलता है, क्वांटम अनसर्टेनिटी की वजह से ये हो रहा है बोल रहा है। पहली बात ये है कि क्वांटम अनसर्टेनिटी है, उस वजह से इनकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस है। अब कैसे हैं, क्वांटम, इन क्वांटम मैकेनिक्स को जो पार्टिकल होता है बच्चों, उस पार्टिकल को वेव ट्रीट किया जाता है। अब वेव जो है ना किसी इलाके में फैली होती है, किसी बड़ी जगह पे फैली होती है, सही है। जब वेव फैली होगी तो वेव या पार्टिकल को इसलिए वेव कंसिडर किया जाता है कि जब पार्टिकल की लोकेशन, पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी ये अनप्रिडिक्टेबल हो, बताया न जा सकता हो, फिर हम ऐसा कंसीडर करते हैं। जैसे उसकी तो बात करें आप, किसकी, अल्फा पार्टिकल की, उसकी तो बता सकते हैं भाई, फार्मूला है आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए, ये पीछे मैंने बात की। अब इसका नहीं है, इसका अपना ही एक हिसाब है, ये नीचे समझ आएगी, ठीक है। अब ये बातें यहाँ लिखने दो, जब न्यूट्रिनोस इन बीटा डिके में ये बात समझ आएगी कि क्यों भाई कैसा है, क्यों ऐसा करता है ये, क्यों ऐसा बड़ा रूट बिहेवियर है इसका हमारे साथ कि भाई इसने एनर्जी अपनी फिक्स नहीं रखनी है, क्यों ऐसा करता है, ठीक है, ये चीज़ समझ आएगी। तो बुक वाला के बुक से, बुक क्या कहती है उसको देख लें। बुक कह रही है कि जो इन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो पार्टिकल है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो पार्टिकल है, बोलो, मैकेनिक्स के अंदर जो पार्टिकल है वो बीटा पार्टिकल बोल दो यार, तुम बीटा पार्टिकल बोलो। पार्टिकल जो है ना वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव फंक्शन से। और इस वजह से पार्टिकल के अंदर क्या होती है, पार्टिकल के अंदर क्या कंटेन करता है, पार्टिकल कंटेन करता है अनसर्टेनिटी को, सही बात है, अनसर्टेनिटी होती है उसमें, ठीक है। अनसर्टेनिटी, ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन पार्टिकल या ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन वेव फंक्शन, पार्टिकल के पास क्या होती है, हैव कंटिन्यूस, कुछ भी नहीं समझ आई होगी, कंटिन्यूस एनर्जी रेंज। अब कुछ भी नहीं समझ आई होगी, आनी भी नहीं है समझ, सही है। लेकिन ये अगली बात समझाऊंगा तो ये बात खुद ही याद हो जाएगी आपके लिए, जस्ट अनसर्टेन वाली अगली बात समझाऊंगा, ये बात खुद ही याद हो जाएगी। लेकिन यहाँ इतना समझ लो कि अनसर्टेनिटी होती है कि उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। इसलिए इनके पास कंटिन्यूस होती है कि भाई अब क्या एनर्जी निकलेगी इसमें से, अंदर अपने जो एनर्जी है, अब पीछे फार्मूला मैंने बताया वो बेकार फार्मूला नहीं है, उसी से ही लिंक करता है, उसी से ही लिंक करता है। अब जहाँ बताऊंगा तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आगे के लिए सब्र करें। बस पहुँच गए हैं, दूसरा फैक्टर क्या है उसके ऊपर आते हैं, न्यूट्रिनोस इन बीटा डिके, कि बीटा डिके में न्यूट्रिनोस क्या बिहेव करते हैं। अब ये आपके पास फैक्टर्स जो है ना वो आप डिस्क्रीट एनर्जी जो होती है किसकी, कंटिन्यूस रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल की, कंटिन्यूस रेंज होती है एनर्जी की, उसमें जी लिख सकते हो, ये बात लिख सकते हो। तो मैं बात करना चाहूँगा दूसरा फैक्टर के ऊपर। करें सर आप करें, न्यूट्रिनोस इन बीटा डिके, न्यूट्रिनोस इन बीटा डिके, बीटा डिके में न्यूट्रिनोस का क्या होगा ये देख लो। न्यूट्रिनोस, तो देखो न्यूट्रिनोस का क्या बनेगा या न्यूट्रिनोस कैसे होंगे, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि बीटा डिके के अंदर। तो याद ये रखें कि क्वांटम अनसर्टेनिटी की वजह से कंटिन्यूस रेंज आ रही थी। अब होता क्या है, मैं एक रिएक्शन से शुरू करूंगा ये बात, तो रिएक्शन से शुरू करेंगे, न्यूट्रिनोस इन बीटा डिके की बात समझाएंगे। वही वह कार्बन 14 हो और कुछ भी नहीं सर, हम यही रिएक्शन से काम चला लेते हैं, ज़्यादा रिएक्शंस में नहीं जाना वरना कंफ्यूज ही हो जाओगे, और कुछ नहीं। ये एक रिएक्शन है बीटा नेगेटिव डिके का, एंटी न्यूट्रिनो निकला और आगे क्यू वैल्यू निकली, यही तो आप पढ़ते आए हो, 6 था तो 7 हो जाएगा, क्यों मैथ्स क्यों बढ़ता है, ये बातें कर चुके हैं हम। अब यहाँ पे देख लो, जो काइनेटिक एनर्जी है, क्यू वैल्यू है, उसी से बात चलेगी न्यूट्रिनोस की बात।
क्यू वैल्यू से बात करते हैं कि क्यू वैल्यू वैसे कि इक्वल होती थी काइनेटिक एनर्जी, मैं जनरल वाली लिख रहा हूँ, डाटर न्यूक्लियाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, एन लिखूंगा, लिख सकते हैं सर, आपकी मर्जी जैसे आप चाहें। तो आ जाओ, तो मैंने कहा यहाँ पे एक बात करूँगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसका हैवी मैस रहता है, डाटर न्यूक्लियाई का बहुत मैस होता है, और अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैस भी बहुत थोड़ा होता है, समझ चुके हैं, इसका मैस भी क्या होता है, बहुत थोड़ा होता है, तो ना होने के बराबर समझो इलेक्ट्रॉन है, तो लेकिन इसका मैस बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जिसका मैस ज़्यादा तो वही वो तो उसके पास एनर्जी भी थोड़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। अब सिंप्लीफिकेशन ला रहा हूँ, तो क्यू वैल्यू इसमें ज़ीरो के बराबर जाती है। डाटर न्यूक्लियाई कैरी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, मैंने पीछे बताता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी डाटर में जाएगी, फिर बीटा में भी जाएगी और न्यूट्रिनो में भी जाएंगी। न्यूट्रिनोस बोलता हूँ ना, न्यूट्रिनोस जब मैं बोलता हूँ तो बात याद रखो, मैं यहाँ से बता रहा हूँ न्यूट्रिनोस में क्या क्या आते हैं, एंटी न्यूट्रिनो भी आता है, खाली न्यूट्रिनो भी आता है, तो ये दोनों की बात हो रही है। तो इसकी एनर्जी ज़ीरो होगी, ना जाने के ना कैरी करने के बराबर है। तो अब देख लो फिर जो एनर्जी लेंगे वो कौन कौन लेंगे, एनर्जी जो लेंगे इन दो में रहेगी, अगले दो में, इन दो में एनर्जी जाएगी, जो क्यू वैल्यू है वो अगले इन दो में चली जाएगी, इसमें और इस न्यूट्रिनो में, इन दोनों में क्यू वैल्यू स्प्लिट हो जाएगी। तो क्यू वैल्यू स्प्लिट हो जाएगी, या मान ले इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनोस। ठीक है जी, दोनों केस में चाहे बीटा नेगेटिव है चाहे बीटा पॉजिटिव है, डाटर के पास जीरो होगी, लेकिन जो एनर्जी है होगी क्यू वैल्यू इन दो में से इन दोनों को चली जाएगी, इन दोनों को चली जाएगी। अब समझो, जो बात करनी थी न्यूट्रिनो की, तो न्यूट्रिनो, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा। न्यूट्रिनो जो है ना वेरिएबल एनर्जी कैरी करता है, ये कभी एनर्जी नहीं भी लेता है, और कभी ये अनसर्टेनिटी है ना, क्वांटम अनसर्टेनिटी इसको कहते हैं, ये कभी मैक्सिमम एनर्जी लेगा। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे आपके घर में मेहमान आए तो मेहमानों को क्या करते हो, देखते हो कि पहले मेहमान खाए, तो जो मेहमान छोड़ दे, सही है, या आपका दोस्त है, दोस्त को इनवाइट किया आपने, जो दोस्त खा ले, खा पीने के बाद जो बच जाए, या यूँ समझ लें आप और दोस्त एक प्लेट में एक चीज़ लेके आए हो, तो उसमें से जो पहले दोस्त के लिए इंतज़ार करोगे, दोस्त कितना लेगा, जो बचा हुआ होगा वो आप खुद लोगे, ऐसा है। तो एंटी न्यूट्रिनो भी ऐसा है कि जो एनर्जी होगी, यानी कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होगी, वो उस डिसइंटीग्रेशन एनर्जी में से पहले न्यूट्रिनो को देखेगा कि न्यूट्रिनो कितनी एनर्जी ले रहा है। बात समझो, न्यूट्रिनोस मतलब कि एंटी न्यूट्रिनो चाहे न्यूट्रिनो दोनों कितनी एनर्जी लेंगे, जो बच जाएगी वो मिलेगी बीटा पार्टिकल को। हाय हाय हाय, बीटा पार्टिकल टोटली डिपेंड करता है, भाई न्यूट्रिनो तू एनर्जी ले, बच जाएगी मैं ले लूंगा, और मैं एक अलग सी एनर्जी लेके, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेके बाहर चला जाऊंगा। और यही करता है न्यूक्लियस से, यही करके बाहर निकलता है, बाहर आता है तो डिफरेंट एनर्जी लेके आता है, कभी कुछ लेके आता है, कभी कुछ लेके आता है। तो ये उसके लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है कि भाई न्यूट्रिनो लेगा पहले, फिर मैं ले लूंगा एनर्जी। समझ आ गई ये बात? तो न्यूट्रिनो कैरी वेरिएबल एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं कि न्यूट्रिनो जो है वेरिएबल एनर्जी कैरी करता है एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। जब न्यूट्रिनो वेरिएबल एनर्जी कैरी करेगा तो पीछे जो बीटा पार्टिकल है वो भी वेरिएबल एनर्जी लेगा ना। हाय हाय, उसकी भी एनर्जी वेरिएबल होगी, कंटिन्यूअस होगी, अलग अलग होगी, कंटिन्यूअस होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये बात आपके बुक वाले ने ये बात लिखी है, लेकिन उन्होंने बीच में चीज़ें लिख के, थ्योरी है सारी, तो इसलिए कम समझ आ रही होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं न्यूट्रिनोस कैरीज वेरिएबल एनर्जी फ्रॉम क्यू वैल्यू से वेरिएबल एनर्जी कैरी करेगा। न्यूट्रिनोस कैरीज वेरिएबल एनर्जी फ्रॉम क्यू वैल्यू, देयरफॉर क्यू वैल्यू फ्रॉम 0 to Q, यानी कि
जीरो टू क्यू इसलिए लिखा है ना, कभी कभी ये जीरो भी ले लेगा, कभी कभी पूरी क्यू वैल्यू भी ले लेगा। ऐसा होता है ना, कभी मेहमान जो है सारा खा ले तो आप भूखे रह जाओगे, कभी वो खाए ना तो फिर आप वापस लेके जाते हो, मेहमान चला जाए फिर खुद खाने लग जाते हो। तो यही हिसाब है इधर भी। तो न्यूट्रिनोस कैरीज वेरिएबल एनर्जी फ्रॉम क्यू वैल्यू, जीरो टू क्यू ले सकता है। दियरफॉर बोलो जी, दियरफॉर बीटा पार्टिकल एनर्जी इज, बीटा पार्टिकल एनर्जी इज कंटिन्यूस एंड, इसलिए बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, कंटिन्यूस रेंज होती है, कंटिन्यूस एंड सेपरेट इन वाइड रेंज। बड़े मतलब, अब एक एग्जांपल भी दूंगा, वैल्यूज के साथ खेलना जरूरी है ना। अब कितनी होगी, कैसे होगी, जीरो टू मैक्सिमम कैसी होगी, ये बात हम आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में करेंगे। हाउ लेटर वी विल डिस्कस दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टॉपिक का क्या नाम है जी, कंजर्वेशन लॉज है, ठीक है जी। कंजर्वेशन लॉज में हम ये बात करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। टॉपिक बड़ा सिंपल था सर। यस, कंजर्वेशन एनर्जी क्या है देख लो, लाइटें चली गई है, कंजर्वेशन लॉस। कि कंजर्वेशन लॉस में क्या है, अब यहाँ पे भी हम उसी से डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन लॉ में किससे डिस्कस करेंगे, तो हमने कहा था ऊपर जो क्यू वैल्यू है, अब यहाँ पे लंबी चौड़ी इंग्लिश नहीं लिखी, इंग्लिश खुद लिख लो भाई। देखो ये सारी बात करने के बाद ये जो एक बात होती है ना, यही दिल को छू लेती है। यही बात मतलब आप लिख देते हो ना, आगे एग्जामिनर की दिल को छू लेगी, ठीक है, उनको समझ आएगी एकदम, हाँ आँख खुल जाएगी, समझ गए। तो ये बड़ी वो वाली बात है, पेचीदा बात है। चलो जी, आओ 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 आओ, जो मैं कह चुका था, जो क्यू वैल्यू है, पहले रिएक्शन लिखो, इस तरह लिखना है तो फिर नीचे ये बात लिख दो, ऑथेंटिक लगेगी। फिर जो क्यू वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ऊपर हमने बात की थी बीटा पार्टिकल। आप उसमें शुरुआत ऐसे लेना, फिर बोल देना कि इसकी एनर्जी जीरो होती है। मैं यहाँ टाइम नहीं इसलिए लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ, नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिनोस, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में स्प्लिट होनी है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, इसके लिए मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरल एग्जांपल, फिर स्पेसिफिक भी दूंगा। जैसा कि इसके लिए जो क्यू वैल्यू होती है इस रिएक्शन के लिए, आप इसी तरह लिख लो, फिर मैं एक जनरल एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल वही वाले देता हूँ उस ऊपर वाले रिएक्शन के लिए, यानी कि कार्बन 14 ये आगे जाता है, नाइट्रोजन 14 प्लस बीटा नेगेटिव निकलता है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, प्लस क्यू वैल्यू निकलता है। तो इस रिएक्शन के लिए जो क्यू वैल्यू है वो निकलती है 0.156 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यू वैल्यू इतनी होती है। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी, जो न्यूट्रिनो की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो बोलो, ये कितनी होती है, एंटी न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके 0.156 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी हो सकती है। यानी कि एक ही एटम के, हमने कहा था सिंगल एटम के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल सेम होती है, पीछे वाले केस में हमने कहा था। लेकिन यही यहाँ पे एक सिंगल एटम जो कार्बन 14 डिके हो रहा है, इसी से ही जो क्यू वैल्यू है, वो क्यू वैल्यू कभी कभी अल्फा पार्टिकल हमेशा फिक्स लेके नहीं आएगा, हमेशा फिक्स लेके नहीं आएगा, कभी कम लेके आएगा, कभी कम ज्यादा लेके आएगा। यानी कि उसी एटम से, सिंगल एटम से ही निकल रहा है। वहां पे जो सिंगल एटम से निकल रहा था, वो सिंगल एटम से जो एनर्जी निकल रही थी वो फिक्स होती थी। 98% लेके आना है तुमने, ये लिखा है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, प्रूफ था। यहां पे ऐसा नहीं है, एक दफा मान के चलो इसने जीरो ले आया, अल्फा पार्टिकल कभी जीरो लेके, उसी एटम के अंदर से कभी जीरो लेके आता है, कभी उसके अंदर से कम लेके आएगा। अब ये आगे एक सीधी एग्जांपल में बताऊंगा, इसकी एनर्जी वेरी होगी। सीधी एग्जांपल आगे क्या, अभी बता देता हूं, चलो अभी बता देता हूं कि जो एनर्जी है एग्जांपल में दूंगा, इसमें क्यू वैल्यू कैसे कंजर्व, क्यू वैल्यू कैसे होती है। मान के चलो क्यू वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी, पहली दफा काइनेटिक एनर्जी जो डाटर की है वो मान के चलो 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उसी टाइम पे एक ही एटम की बात हो रही, एक ही एटम, यानी कि ये किसी मैंने अपनी रैंडम ले ली है, ठीक है। अब इसके लिए भी ऐसा हो सकता है, तो ये मैंने ऐसे लिया, जो काइनेटिक एनर्जी डाटर की है और जो काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रिनो की होगी वो 0.7 होगी, ओवरऑल सेम होगी। इस 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से
0.7 और 0.3 के वापस 1 ही आएगा। लेकिन अभी देखो डार्टर ने कितना लिया, कम लिया। उसने देखा कि पहले न्यूट्रिनो कितना ले रहा है, 0.7 ले रहा है, तो उसने कहा 0.3 में ले लूंगा। फिर नेक्स्ट अगली दफा उसी एटम के डिके होने से, वही एटम डिके हो रहा है, अगली दफा वही न्यूट्रिनो जो है वो मान के चलो 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके गया। तो डार्टर है, ठीक है, वो देखती रहेगी भाई ये क्या है, ये कितना ले रहा है, तो ये लेगा 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रिनो जो है वो मान के चलो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहा है, तो फिर डार्टर भी कितना लेगा, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो कहने वाली बात है जो क्यू वैल्यू है वो कंजर्व तो हो, यानी कि वेरी फॉर सिंगल एटम, ये बात लिख लो नीचे, फॉर सिंगल एटम बीटा पार्टिकल कैरी डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू न्यूट्रिनोस कैरी, यानी कि वेरिएबल एनर्जी, जब न्यूट्रिनो वेरिएबल एनर्जी कैरी करता है इस वजह से। ठीक है जी। अब यहाँ पे आओ, कंजर्वेशन लॉस हमने बात की थी, तो ये आप लिखोगे कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। एनर्जी क्या होती, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के अंदर एनर्जी कंजर्व होती, तो यहाँ पे भी जो क्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी, कंजर्व होगी। ये बात लिख लो जी, कंजर्व होगी। क्यू वैल्यू बेसिकली कैसे कंजर्व होती है, इसी रिएक्शन को ठोक दो यहाँ पे, इसी रिएक्शन को लिख दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डार्टर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, यही था। तो क्यू वैल्यू मान के चलो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे इसकी कितनी होगी, अब इसका भी यही हिसाब है, टोटल क्यू वैल्यू ये है, तो इसका कभी न्यूट्रिनो ज़्यादा लेगा कभी कम लेगा, ठीक है, इसी तरह जिस तरह वो लिया हुआ। अब इसको थोड़ा इस तरह स्प्लिट करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है, इसको स्प्लिट किए, तो ये बेटर एग्जांपल आपके लिए रहेगी। डार्टर के पास मान के चलो यही एक, इनमें से कोई एक बात लिख दो, 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया प्लस 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेशक डार्टर, बेशक जो बीटा पार्टिकल का हो या एंटी न्यूट्रिनो वेरिएबल एनर्जी कैरी करता है, लेकिन इनका जो सम होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। अलग अलग लेंगे लेकिन इनका सम हमेशा कंजर्व आएगा। जैसे ये कि यहाँ पे 1 बन रहा है, इनको जोड़ो 1 बन रहा है, इनको भी जोड़ो 1 बन रहा है, तो हम यहाँ बात लिखेंगे ओवरऑल, ये कंजर्वेशन लॉस में ये बात लिख के आप ये बात लिखोगे कि ओवरऑल एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो इज कंजर्व एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू वैल्यू। तो हम लिखेंगे ओवरऑल एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, लिखो बीटा पार्टिकल की बात करें, बीटा डिके इज कंजर्व विच इज इक्वल टू क्यू वैल्यू, विच इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू, विच इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू वैल्यू। ये क्यू वैल्यू के हमेशा इक्वल होता है भाई। लिख दिया, ये बात खत्म कर दिया, चैप्टर हो गया आपका तैयार, लेक्चर, ये टॉपिक तैयार हो गया है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फाइनल स्टेट इंटरेक्शंस। ये आसान सा है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको हम थ्योरेटिकली लेके चलेंगे। ओ सर क्यों मिटाया, पीछे करके रेस्ट कर दो। मोहब्बत में ये बात लिखना आ गई, अब यही बात लिख दो कि एक वेरिएबल कैरी करता है एनर्जी, ये वो करके स्लो स्लो रहेंगे नहीं भाई, सब हो जाएंगे, टेंशन मत ले। फाइनल स्टेट इंटरेक्शन तीसरा फैक्टर है, फाइनल स्टेट इंटरेक्शंस। अब यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि आफ्टर एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, व्हेन बीटा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एमिट करेगा, देन इट में इंटरेक्ट, ये इंटरेक्ट कर सकता है विद एक्सटर्नल पार्टिकल्स या सराउंडिंग पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन से, किसी भी चीज़ से, एक्सेट्रा अदर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा। देखो अब बीटा पार्टिकल निकल चुका है, निकलने के बाद सराउंडिंग में चला जाएगा, वहाँ पार्टिकल है उनसे इंटरेक्ट करेगा। फिर सराउंडिंग में जो फील्ड्स होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होंगी, उनसे भी उनका इंटरेक्शन होगा, मतलब वो भी इनकी एनर्जी को अफेक्ट करेंगे, बीटा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी लेके आए, ठीक है। उसके करने से जो कंटिन्यूस रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल है, उसकी जो रेंज है वो और ब्रॉडन हो जाएगी, मतलब उनकी एनर्जी में और शिफ्ट और चेंज आएगा। तो यही लिखा है इसमें, लिख दो, आप खुद ही लिख दो। व्हेन एवर अल्फा पार्टिकल ने बीटा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एमिट होगा, लिख देते हैं व्हेन बीटा
emitted from nucleus. It may interact with interacts लिखो with surrounding particles such as electrons, etc. and electromagnetic fields. जिसमें क्या आंसर आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके साथ इंटरेक्ट करेगा. एज अ रिजल्ट द continuous range of energy of beta particle is more broaden. ऐसा होगा और चौड़ा हो जाएगा और इनकी एनर्जी विल आल्सो चेंजेस, एनर्जी चेंज हो जाएगी. समझ गए कि नहीं समझ आई? तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.